बच्चों इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस। चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लास 12 CBSE और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9.21। 9.21 क्वेश्चन क्या है? तो हमसे पूछा है FeCN का होल्स एंड FeH2O का होल ट्वाइस आर डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन भाई। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव एंड FeCN का होल 6 3 पॉजिटिव 4 नेगेटिव आर डिफरेंट कलर in dilute solution. Why? हमसे पूछा है कि भाई FeH2O का होल 6 2 प्लस एंड FeCN का होल 6 4 नेगेटिव अलग अलग कलर देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका हम क्या है, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन बिकॉज FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव एंड FeCN का होल 6 4 नेगेटिव have different ligands इन दोनों में डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, सच एज H2O it is a weak filled ligand and CN is strong filled ligand. So they have different CFSC. So to cause DD transition in different way. So to cause DD transition in different way, by absorbing different light, so produce different color. ये आपको इसके अंदर लिखना है। H2O हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है और CN हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दोनों की CFSC अलग होगी। जब दोनों की CFSC अलग होगी तो दोनों का DD ट्रांजिशन करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग लाइट, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो फिर इनका कलर भी अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर
9.21। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9.22। 9.22 इसमें बताना है डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल आपको क्या है उसमें बॉन्डिंग बतानी है। मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं जिसमें CO लिगेंड होता है। यदि मान लीजिए मेटल आपके पास कोई भी हो, यदि लिगेंड हमारे पास CO है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें हमारा पास NiCO का होल 4 तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर Ni की 0 होती है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ऐसे ही क्या हो जाएगा FeCO का होल 5, ये भी मेटल कार्बोनिल है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा CO2 और CO का होल 8, ये मेटल कार्बोनिल है। इसमें ये CO मतलब C बड़ा और O भी दोनों बड़ा बनाने हैं, लेकिन जबकि ये मेटल होती है उसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट में C बड़ा O छोटा, और ये कार्बोनिल है इसमें C बड़ा और O भी बड़ा। तो ये हमारे पास मेटल कार्बोनिल हो गए, ठीक है ना। जब हम मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग की बात करते हैं, बॉन्डिंग की, तो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती है इनमें, 2 टाइप्स। पहला होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड। पहला होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है जब कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब बनता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा है पाई बॉन्ड, दूसरा हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तब बनता है जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है किसमें, कार्बोनिल कार्बन की तरफ। तो यहाँ बनेगा हमारा पाई बॉन्ड और यहाँ बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनिल में, एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा जब बनता है जब कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल की खाली ऑर्बिटल में, और जब मेटल अपने ऑर्बिटल डोनेट करता है कार्बोनिल कार्बन की खाली ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तब बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है ना। इसका हमारे पास ये मेटल है, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन विद द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और नाउ दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ मेटल, 5d ऑर्बिटल हम इस प्रकार से बना लेंगे, लाइक दैट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली इसके भी हम 5d ऑर्बिटल बना लेंगे। वन टू थ्री, लाइक दैट, ठीक है। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे और इनके इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देंगे क्या खाली ऑर्बिटल मेटल्स में, और मेटल के इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देंगे पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन में। यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड, यहाँ भी हमारे पास क्या है ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और ये हमारे पास होगा सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमें मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग बता देनी है। मेटल कार्बोनिल में 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और फिर ये डायग्राम आपको बना देना है। तो इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 22। 22 क्वेश्चन में हमें क्या है, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। 9.23 क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड हमारे पास फर्स्ट है, तो मैं फर्स्ट को क्या है सॉल्व कर रहा हूँ, और फर्स्ट के जैसे ही आपको क्या है और भी सॉल्व करने हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इसमें ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम CMA। सबसे पहले मुझे बतानी है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, पहला पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है।
ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या है, 3 पोटेशियम है और 1 पोटेशियम पर चार्ज होता है +1 प्लस CO लिख लेंगे। इसमें 3 क्या है, कार्बोनिल C2O4 है और एक C2O4 पे माइनस का 2 चार्ज होता है, इक्वल टू कर देंगे 0। तो +3 प्लस CO -6 इक्वल टू 0। CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 3 से यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 और माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। इस प्रकार से हम बता देंगे पहला पॉइंट। तो पहला हमें ऑक्सीडेशन बताना है और दूसरा बताना है इसमें डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन का मतलब है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर कितनी है, 3+, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो जो हम नॉर्मल कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो विदाउट 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट में आएगा 3d7 4s2, 3d7 4s2। लेकिन जब हम CO 3+ का करेंगे तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3d6 हो जाएगा, 3d6। फिर हम D के 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन हमें ऐसे दिखाना है। और लास्ट में हमें बताना है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो थर्ड पॉइंट में हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्योंकि मेरे पास C2O4 एक डाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 लगाऊंगा, इनटू कितने नंबर है उसका 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी इसमें 6। बस ये जो 2 लगाना आया था, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करनी है, वो हमें C2O4 के केस में करनी है और EN के केस में करनी है, क्योंकि EN और C2O4 डाइडेंटेट लिगेंड है। तो जितनी इनकी संख्या होगी उससे दुगना क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि ये भी दो एटम से बॉन्डेड है, ये भी 2 एटम से बॉन्डेड है, इसलिए क्या होगा, यदि 3 होंगे तो फिर वो 6 एटम से बॉन्डेड होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी मेटल की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है कि जितने भी लिगेंड के एटम्स बॉन्डेड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये किया है ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस करने हैं। तो 9.23 वाले क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से कर लेंगे सबके। बशर्ते आपको क्या है, लीगेंड पे चार्ज पता होना चाहिए कि भाई लीगेंड पे चार्ज कितना है, क्योंकि लीगेंड पे चार्ज से ही क्या है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकलना है। इस प्रकार से कर देंगे। नेक्स्ट पूछा है हमसे थर्ड वाला, सेकंड वाला है, इसी का पार्ट सेकंड है, इसको भी कर देते हैं। इसमें पूछा है CrEn का होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर है Cl। इसका पहले बताना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, Cr की निकालनी है हमको, En 0 होता है, क्लोरीन हमारे पास 2 क्लोरीन यहाँ पर है और 1 क्लोरीन यहाँ पर है, तो हमारे पास 3 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन की -1 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो Cr -3 इक्वल टू 0 और Cr इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, ऐसे निकाल लेंगे। और इसमें हमें पूछा है क्या, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, तो Cr का 24 होता है, तो क्या हो जाएगा 3d5 4s1 हो जाएगा इसका। हमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं, तो 3d4 हो जाएगा, एक इसे से 2 यहाँ से 3d3 हो जाएगा, और 3d3 को क्या है आप 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 1 2 और 3, इस प्रकार से क्या है इसमें हम डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कर देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगी, अब तीसरा पॉइंट हो गया भाई, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमें ये निकालना है और तीसरा पॉइंट निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे हम इसमें, लिगेंड En डाइडेंटेट है, तो En की संख्या कितनी है 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, और 2 हो गए इसके अंदर Cl, 2 दूनी 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, थर्ड वाले को भी कर लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस, उसके बाद लिखा हुआ है उसमें COF4, COF4। पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारे पास अमोनियम आयन है। अब अमोनियम आयन कितने हैं इसमें 2, और एक अमोनियम आयन पे चार्ज होता है +1 प्लस CO +4 -1 बराबर 0, तो +2 + CO
-4 इक्वल टू 0, तो CO -2 इक्वल टू 0 और CO इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। CO इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे, ये तो मैं ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है 27, तो 3d7 4s2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसे लूज करने हैं, तो CO2+ का क्या हो जाएगा 3d7, और 3d7 में d में कितने इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं 7, तो 1 2 3 4 और 5। पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करते हैं 7 में, तो 5 हमने सिंगल भर दिए, 6 और 7 क्या हो गया पेयर्ड हो गया। उसके बाद निकालनी है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी इसमें 4। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, और तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है ना। लास्ट वाले को आपको सेल्फ ट्राई करना है, यदि कर सकते हैं तो, नहीं तो देख लेते हैं, हम ही कर देते हैं इसको भी। नेक्स्ट है इसमें MnH2O का होल 6SO4। नेक्स्ट है MnH2O का होल 6 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज और SO4। यहां पे हमें निकालनी है इसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर। Mn की निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर। वाटर की कितनी होती है 0, सल्फेट की कितनी होगी 2, एक सल्फेट है और एक सल्फेट पे होता है -2, तो इक्वल टू 0, तो Mn-2 इक्वल टू 0 और Mn इक्वल टू क्या हो जाएगी +2। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। पहला पॉइंट डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mn का 25 होता है, तो 25 को लिखेंगे लास्ट में हम 3d5 4s2, 3d5 4s2 लिख देंगे। और हमें करना है Mn2+ का, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 और 5 में आ जाएंगे 5 d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे तो बता देंगे। उसके बाद थर्ड में बतानी है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी 6, क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल और एक यूनिडेंटेड लिगेंड है। इस प्रकार से क्या है हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और बता देंगे भाई इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ये होगी, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन ये हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ये निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है कि राइट द IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम मैं पहले करा चुका हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, तो ये खुद से करना है। IUPAC नेम खुद से करने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालना बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है ना। 9.24 खुद से करना है। जैसे हमें ये पूछ रहा है कि क्या क्या निकालना है हमको इसके अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मैं करके दिखा देता हूँ, K है, Cr है, H2O का होल ट्वाइस, C2O4 का होल ट्वाइस कैपिटल ब्रैकेट बंद और 3H2O। इसमें मुझे निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, पोटेशियम की 1 होती है, Cr की मुझे निकालनी है, इसकी H2O की 0 होती है, और इस पर माइनस का 2 चार्ज होता है, 2 दूनी 4, यानी 2 है और एक पर होता है -2 इक्वल टू 0, ये 0 मानी जाएगी। तो +1 प्लस Cr और -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो Cr इक्वल टू क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरा +3 है तो Cr का फिर हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा लेंगे, नाम ले लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाई एक्वा, इसके लिए क्या आ जाएगा पोटेशियम आ जाएगा, फिर उसके बाद डाई एक्वा, उसके बाद डाई ऑक्जेलेटो, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, फिर आएगा हमारे पास क्रोमेट, क्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, और ट्राईहाइड्रेट। इस प्रकार से इसका नाम लिख देंगे हम, और भी नामों को ट्राई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब पूछा है हमसे। और उसके बाद इसमें IUPAC भी पूछा है, आइसोमेरिज्म भी पूछी है। क्या पूछी है आइसोमेरिज्म, तो उसको भी हमें आइसोमेरिज्म में पहले बता चुका हूँ पहले क्वेश्चंस में कि आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, Cr की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के क्या है उसमें D में इलेक्ट्रॉन भर लेंगे और वहां पर क्या है फॉर्मूला लगा देंगे √N n+2।
तो 24 वाले क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9.25। 9.25 में व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन, स्टेट द फैक्टर विच गवर्न स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझाना है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो पहला होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है बीटा 4, यानी बीटा एक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। एक तो फर्स्ट ये हो गया। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास कोई मेटल है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई लिगेंड्स है, हमने इसमें डाला तो यहाँ पर बन गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स Ml4 टाइप का एक कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन हमने बना लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं निकालूंगा इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा Ml4 की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई M की मोलर कंसंट्रेशन और L4 की मोलर कंसंट्रेशन। अब हमें पता है कि बीटा 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Ml4 की मोलर कंसंट्रेशन। और ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कौन है, Ml4, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बीटा 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ml4 है, तो इसका मतलब क्या है, जितना बीटा Ml4 ज्यादा होगा, इतना स्टेबल ये ज्यादा होगा, उतना ही हमारे पास बीटा 4 की वैल्यू। इसका मतलब है बीटा 4 की वैल्यू हमें स्टेबिलिटी बताती है। यदि बीटा 4 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कंपाउंड स्टेबल है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल, मेटल किस प्रकार की है, ठीक है ना। नेचर ऑफ मेटल इसमें साइज पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यदि हमारे पास क्या है, चार्ज ज्यादा है, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे चार्ज ज्यादा है। मान लीजिए कोई एक हमारे पास Fe2+ आयन का सॉल्ट है और एक Fe3+ आयन का है। Fe3+ वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल, उसका साइज उतना छोटा होगा और वो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड को उतनी पावर से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए क्या है, ज्यादा चार्ज ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला, जिसमें सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। और तीसरा फैक्टर होता है इसके अंदर नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, यदि हमारे पास क्या है, लिगेंड्स हमें देखना है। लिगेंड्स में भी क्या है कि मोर, यानी स्ट्रॉन्ग क्या है, लुईस बेस है। यदि लिगेंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, तो वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। H2O भी लुईस बेस ही होता है, और NH3 भी एक प्रकार का लुईस बेस है, लेकिन NH3 स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स NH3 का है, वो ज्यादा हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा एज कंपेयर टू H2O का, क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग लुईस बेस एज कंपेयर टू H2O। तो ये ध्यान रखना है हमको। दूसरा क्या है इसमें, चीलेट। यदि हमारे पास चीलेट लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलेंगे, यदि हमारे पास कैसा लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड्स है, तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। चिलेटिंग लिगेंड होता है हमारे पास EN, जो रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि EN है हमारे पास, तो ये चिलेटिंग लिगेंड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और तीसरा हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, यदि हमारे पास कार्बोनिल एज ए लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, तो वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि कार्बोनिल में दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहला ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ मेटल, और तीसरा नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स में आपको ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, चिलेटिंग लिगेंड है तो उससे ज़्यादा होगा स्टेबल, और यदि कार्बोनिल लिगेंड है तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
और नेचर ऑफ मेटल पे साइज पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, साइज छोटा हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन स्टेट घटेगी तो साइज बड़ा हो जाएगा। छोटा साइज का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें मेटल का साइज छोटा होता है, और बड़े साइज का कम स्टेबल होता है। तो ये हमें स्टेबिलिटी में लिखना है, इतना ही पार्ट हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये 2-3 नंबर में होगा हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय द चिलेट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 9.26, चिलेट इफेक्ट। अब ये चिलेट इफेक्ट होता क्या है? चिलेट इफेक्ट होता है कि यदि हम कोई एग्जाम्पल से समझे इसको, तो पीटी EN PtCl2EN, यदि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, Pt है और उससे हमारे पास जुड़े हुए हैं 2 क्लोरीन, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे पास NCH2 NCH2N, यानी इथेन 1,2 डाईएमीन। इथेन 1,2 डाईएमीन। इथेन 1,2 डाईएमीन एक डाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? डाइडेंटेट। तो जब कोई डाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से क्या है कंबाइंड होता है, तो वो एक पेंटासाइक्लिक या फिर क्या है एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की वजह से इसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। और इस लिगेंड के जुड़ने से क्या है, इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इसको बोलते हैं चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? चिलेट इफेक्ट, ठीक है। तो चिलेट इफेक्ट का एग्जाम्पल हम इसको दे देंगे, राइट। ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करना है 9.26 27 तो 26 हो गया, 27 करेंगे। 9.27 में हमसे पूछा है कि डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ ईच केस ब्रीफली गिविंग द एग्जाम्पल इन ईच रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। पहला है बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या रोल होता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, हमने हीमोग्लोबिन सुना होगा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल होता है जिसमें आयरन मेटल होती है। तो इसका काम होता है क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। दूसरा होता है क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, पौधों की पत्तियों में ग्रीन में, उनमें मैग्नीशियम मेटल होती है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंडर, क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंडर। इसका काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना, और इसका काम होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। और तीसरा होता है विटामिन B12, विटामिन B12 जो कि कोबाल्ट का एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। और जिसकी कमी से बॉडी में पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है आरबीसी में। तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम में 3 एप्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट हमें बताना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे बेसिक रेडिकल जो होते हैं। बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल का मतलब होता है जिन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। जो मेटल होते हैं जैसे लेड का, Na का, Mg का, ठीक है ना, Ba का, कैल्शियम का, जब डिटेक्शन करते हैं तो उसमें हमें डिटेक्शन करने में बहुत सारे क्या है, हम केमिकल ऐड करते हैं, जिससे वहाँ पर कुछ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें क्या है, बेसिक रेडिकल के डिटेक्शन में बनने वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कुछ आ गया, तो उनका रोल होता है। उसके बाद क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर चेक की जाती है बाय यूजिंग EDTA, बाय EDTA। एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारे, मतलब एक लिगेंड होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या है, वाटर की हार्डनेस चेक करते हैं, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। थर्ड है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि हमारे पास होती है सिस्प्लेटिन।
क्या होती है? सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का रोग होता है, ये ट्यूमर की ग्रोथ को रिड्यूस करती है, रिड्यूस ग्रोथ ऑफ ट्यूमर यानी कैंसर, रिड्यूस ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर ट्यूमर के ग्रोथ को क्या करती है? रिड्यूस करती है। और फोर्थ है हमारे पास क्या है? एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी में, एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन एंड मेटलर्जी में जैसे गोल्ड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद निकल का कॉम्प्लेक्स, निकल का किया जाता है तो वहां पर हमें क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना बनता है उसके अंदर। तो जब हम एक्सट्रैक्शन गोल्ड का, सिल्वर का या फिर निकल का करते हैं तो वहां पर क्या है? कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उनकी हेल्प से ही क्या है? हम क्या है? मेटल को प्योर अमाउंट में गेट करते हैं, प्योर फॉर्म में गेट करते हैं उसके ओर से। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? इसकी एप्लीकेशन हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 9.28 है। 9.28 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है, कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगा रखा है उसने, CONH3 का होल 6 और बाद में लगा रखा है Cl2, और हमसे पूछा है भाई कितने आयंस देगा ये। तो जब मैं इसको पानी में डालूंगा, मैंने ऐड किया इसमें वाटर, मैंने इसमें ऐड किया H2O, ऐड करूंगा तो फिर क्या होगा? ये CONH3 का होल 6 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, एक आयन तो इसमें बनेगा और 2 आयन इसमें, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 3 आयन। ये पूरा कॉम्प्लेक्स तो एक आयन माना जाएगा और 2 आयन क्लोराइड आयन है, तो टोटल 3 आयन्स बनेंगे इसके अंदर। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9.29। 9.29 हमसे पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग आयन विच हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो हमें 3 आयन्स दे रखे हैं, 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। पहला है CrH2O का होल 6 3+, दूसरा है हमारे पास FeH2O का होल 6 3+, 2+, में दे रखा है, बताओ। और एक लास्ट है हमारे पास थर्ड वाला ZnH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। हमें इसमें बताना है कि भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किस, तो मुझे निकालने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां देखूंगा Cr किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे केस में क्या है? नॉर्मल क्रोमियम जब मैं देखूंगा तो नॉर्मल क्रोमियम का एटॉमिक वो हो जाएगा 3d5 4s1, तो Cr3+ का यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बचेंगे 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि जब मैं d ऑर्बिटल बनाऊंगा यहाँ पर d ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन उसमें भरूंगा। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना? तो जिसमें ज्यादा n की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, वही क्या है? उसका ही मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। Fe में जब देखूंगा तो Fe यहाँ पर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 3d6 4s2 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब नॉर्मल Fe का करूंगा तो। लेकिन जब Fe2+ का करूंगा मैं, तो हमारा हो जाएगा 3d6 खाली, तो 4s2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब यहाँ पर जब मैं d के इलेक्ट्रॉनों को इसमें ऑक्यूपाइड करूंगा 1 2 3 4, तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर बच गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 आएगी। दूसरे केस में यहाँ पे देखूंगा तो जिंक, जब नॉर्मल जिंक का करते हैं हम, तो वो हो जाएगा 3d10 4s2। लेकिन जब मुझे Zn2+ का करना होगा, Zn2+ का, तो ये हो जाएगा 3d10। अब जब 3d10 हो गया तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आएगी 0, n की वैल्यू 0, तो सबसे ज्यादा इसमें आया, तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा लिख देंगे हम, सेकंड वाला जो है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यूक का, वो हो जाएगा n+2।
अब जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा उसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा हमारा सेकंड वाले का। तो 9 पॉइंट ये क्वेश्चन भी हो जाएगा 29। क्वेश्चन करते हैं हम कौन सा 9.30। 9.30 से पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। कोई एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमको CO CO4 ऐसे एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और उसमें CO की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। हमें पता है कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1, CO की मुझे निकालती है और इसकी होती है 0, तो बराबर 0, तो CO की हो जाएगी -1, आंसर आ जाएगा। +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा 9.30। 9.30 तो क्वेश्चन हम कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.31। 9.31 में पूछा है हमसे कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है FeH2O का होल 6 3+। दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास FeNH3 का होल 6 3+। तीसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास FeC2O4 का होल थ्राइस 3+, 3 नेगेटिव। और लास्ट में फोर्थ है हमारे पास FeCl6 3 नेगेटिव। हमें पूछा है भाई ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा हम स्टेबल इसको लगाएंगे। उसका कारण क्या है कि C2O4 ये एक चीलेटिंग लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड है, चीलेटिंग लिगेंड्स। अब चीलेटिंग लिगेंड जो होता है वो नॉर्मल लिगेंड से ज्यादा 2 बॉन्ड एक साथ बनाता है, तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा इसमें थर्ड। और लिख देंगे भाई ऑक्सीलेटो जो है वो एक चीलेटिंग लिगेंड्स है। डाइडेंटेट तो है, चीलेटिंग लिगेंड्स भी है और डाइडेंटेट भी है, तो इसमें लिख देंगे C2O4 डाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक साथ 2 बॉन्ड तो हो जाएगा। 9.32 व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें कुछ क्या दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं NiH2O का होल 6 और यहाँ पर क्या है हमारे पास NO2 NiNO2 का होल 6 और ये 4 नेगेटिव है। उसके बाद है NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव है। और उसके बाद है NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। ऐसे हमें 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और हमें से पूछा है कि भाई इनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। तो जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि सबसे जो कम एनर्जी होती है वो H2O की होती है। H2O की जो CFSC कम होती है उससे ज्यादा NH3 की होती है और उससे ज्यादा होती है NO2 की। यदि लिगेंड वो अरेंज करें हम इस प्रकार से, जब एनर्जी इस प्रकार से ज्यादा बढ़ रही है तो ये क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो फिर क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है E=hc/लैम्बडा। अब लैम्बडा क्या हो जाएगा, यदि एनर्जी ज्यादा है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, कम। ठीक है ना, तो इसका लैम्बडा सबसे कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, NiNO2 का होल 6 4 नेगेटिव, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। फिर उसके बाद NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, इसकी उससे ज्यादा।
और सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारे वाटर वाले की, क्योंकि उसकी क्या है, CFSC सबसे कम है। इस प्रकार से इनको हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, लाइट को आसानी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी हो जाएगी, उससे कम इसकी हो जाएगी, उससे कम इसकी, और ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये 9.32 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और इससे पहले मैं सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, चाहे इंटेस्ट क्वेश्चन है चाहे एग्जाम्पल है, तो सारे क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।